हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया है कि आज का ये सेशन ना ही फिलर्स, ना ही वर्ड स्वैप और ना ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। आज का ये सेशन एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पर आधारित है। अब आपके मन में जो पहला सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इतने एरर स्पॉटिंग के सेट्स क्यों? आप समझिए, अभी तक हमने जितने भी सेट्स कराए हैं एरर स्पॉटिंग के, मैक्सिमम उसमें जो इससे पहले रहा वो प्रीवियस ईयर का कंप्लीट सॉल्यूशन था, जिसमें मैंने लगभग 1999 से लेकर के 2016-17 जहां तक क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी थी उसे मैंने सॉल्व करा दिया। उसके बाद मैं जो एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन लेकर के आया वो चैप्टर वाइज टाइम एंड टेंस और वॉइस पर आधारित था। आगे आने वाले समय में जब चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे तो हम नरेशन पर, प्रोनाउन पर, कंजंक्शन पर वो चैप्टर वाइज एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। लेकिन अब तक आगे आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिल्कुल कोई भी मॉक टेस्ट आपके सामने नहीं रखा है। जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, जो एरर में क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव करके पूछा जा रहा है, उससे आप परिचित नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर जो उद्देश्य है कि अगर आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आपने प्री क्वालिफाई किया है, मेन एग्जामिनेशन दी है, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, यहां पर मैं हर तरह के बच्चे के लिए ये बात इस सेशन के माध्यम से गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सबको हर सेशन से कम एक नई जानकारी जरूर मिलेगी। और इस सेशन के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स अब तक पूछे गए हैं और आगे संभव है एरर स्पॉटिंग पर, वो हम आपको बताएं। इसका उद्देश्य ये है कि 5 मार्क्स का एरर स्पॉटिंग होता है। जिस तरीके से 5 मार्क्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, 5 मार्क्स फिलर्स में है और 5 मार्क्स वर्ड स्वैप का है, इसी तरीके से 5 मार्क्स हम आपके ऐड करते जाएंगे। जिस तरीके से ये ऑर्डर आता है, कभी वर्ड स्वैप, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसी तरीके से एरर के क्वेश्चन भी लाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल होगा, मॉक टेस्ट है, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सेट करने की कोशिश करेंगे हम। बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी तक जितनी जानकारी आपने यहां से बटोरी है या और कहीं से बटोरी है, उसके आधार पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर सही हो, गलत हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए। जैसा मैंने पहले कहा है कि नई बातें जरूर सीखने के लिए मिलेगी हर एक एपिसोड से, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे नीचे लिख करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसका निदान भी आपके सामने लेकर के उपस्थित हो। सेशन को शुरू करेंगे। जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन सी नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप सुपर बिगनर हैं, आपको नहीं लगता है कि 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से समझ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कोई नई जानकारी आपको दिखती है, आप उसे नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आपके जहन में रहे, ताकि आगे आने वाले सेट में उससे आपको मदद मिले और एग्जामिनेशन में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैंने पहले कहा है कि जानकारी तय है कि कम से कम एक नई जानकारी आपके साथ हम जोड़ेंगे जरूर, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और आपके लिए हम समय की व्यवस्था करें और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी चैप्टर वाइज जो है नहीं दिया हुआ है, तो हम चैप्टर के नॉर्म्स को यहाँ पर नहीं सोचेंगे, एक जनरल जो है क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ है मेन और ये है आपका प्लूरल, ठीक है। पहला पॉइंट जो आया, उसके बाद वॉक लगा हुआ, ठीक है। द ड्राई लैंडस्केप दैट रिजेंबल्स मतलब होता है मेल खाना, ठीक है, के जैसा होना, है ना, मेल खाना, या इसको आप कह सकते हैं सदृश होना। मैं यहाँ पर मीनिंग भी आपको जो नए वर्ड्स आएंगे
वो मैं बताता चलूंगा, ताकि अगर एग्जामिनेशन में कहीं पर भी फिलर्स में या वर्ड स्वैप में वो वर्ड आता है तो आपको परेशानी महसूस ना हो। अब कह रहा है अ चैरड। चैरड का मतलब होता है जलाकर काला करना, जलाकर काला करना। अब क्या कह रहा है कि मैन वॉक द ड्राई लैंडस्केप दैट रिजेंबल्स अ चार्ड राइस फील्ड इन सर्च ऑफ वर्क। कह रहा है बी इट द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट्स promised 100 days of work or indeed any other work that will feed। अब यहां पर देखिए इट्स, मुझे यह सोचना पड़ेगा कि इट्स का प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं। तो चलिए इस पर मैं आपको जानकारी यहां पर दे दूं। एक जो टर्म है वो है प्रोनाउन एंड इट्स हेल्पर। अब देखिए कि इसका हेल्पर क्या होता है, प्रोनाउन का हेल्पर क्या है। जैसे हम अगर सेंटेंस में आई इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर मी इस्तेमाल करते हैं। जब मुझे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना होता है तो माई करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन करना होता है तो माइन करते हैं। तो ये सारे इसके हेल्पर यानी कि इसकी फैमिली के जितने मेंबर हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहां जो कंसेप्ट है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है, ठीक, तो उसका जो हेल्पर होगा वो भी सिंगुलर होगा। क्या होगा, हेल्पर भी सिंगुलर होगा, ठीक। और जेंडर आपको पता ही है कि मेल और फीमेल अगर जस्टिफाइड है, बताया हुआ है, क्लियर है कि मेल है तो जो ही और ही का जो फैमिली लगता है वो लगाएंगे, फीमेल है तो सी की फैमिली लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक शर्त है, यह भी याद रखिएगा कि अगर जेंडर क्लियर नहीं है, मतलब है कि जो नाम दिया हुआ है या जो सब्जेक्ट के तौर पर रखा हुआ है उससे मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, तो प्रायोरिटी मेल को ही पड़ता है और तब हम वहां पर ही ग्रुप का हेल्पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे राम इज डूइंग, तो इसके लिए जो हेल्पर यूज होगा यहां पर हिज इस्तेमाल होगा। हम यहां पर प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है, हिज वर्क, ठीक। उसके बाद क्या है, इसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है और अब मुझे उसका हेल्पर यूज करना होगा तो इसका हेल्पर भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। बात क्या ध्यान देने वाली यहां पर बताई मैंने कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हेल्पर, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हेल्पर, पहली बात। दूसरी बात कि जेंडर वैसा ही रहेगा जैसा दिया हुआ है। ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो उस परिस्थिति में हम मैस्कुलिन यानी ही ग्रुप के मेंबर को लिखेंगे। अब यहां पर हम सवाल पर वापस आते हैं। तो यहां मेरा क्या है, मैन के बारे में कह रहा है और ये प्लूरल है तो उसके हिसाब से इट्स नहीं, यहां पर होना चाहिए देयर फैमिली। देखिए एक छोटी सी गलती है और सेंटेंस के कोने में है। सबसे पहले तो सवाल लंबा है, सवाल थोड़ा बड़ा होगा, एग्जामिनेशन में ऐसा ही रहता है और मैं थोड़ी सी कठिनाई का लेवल ऊपर रखता हूं ताकि आप इतनी कठिनाई से जो गुजर चुको हो, इतना झेल लो कि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन जो है वो उतना कठिन ना लगे और आपको लगे नहीं मैं ट्राई करूं तो बना सकता हूं। ये भरोसा अगर आपको खुद पर हो जाएगा तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हो। तो देखिए ऊपर से जो हिस्सा था वो ठीक था, लिखा हुआ है और इंडीड एनी अदर वर्क दैट विल फीड, इट्स नहीं, चूंकि ऊपर में MEN प्लूरल है तो इसीलिए होना चाहिए देयर फैमिली और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। हम क्या करेंगे, ध्यान रखने वाली बात जो यहां पर आपको मैंने जानकारी के तौर पर बताई कि अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है उसका हेल्पर अगर हम लेंगे तो वो सिंगुलर हेल्पर होगा। जेंडर जैसा रहेगा वैसा ही, मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन, फेमिनिन तो फेमिनिन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर जेंडर क्लियर नहीं है, पता नहीं चल रहा है कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, वैसे केस में ही ग्रुप का हेल्पर यानी मैस्कुलिन को प्रायोरिटाइज करेंगे, मैस्कुलिन वाला लिखेंगे। उसके बाद प्लूरल अगर है नाउन या प्रोनाउन, उसका हेल्पर जो होगा वो प्लूरल होगा। तो इस आधार पर हमने देखा कि डी वाले हिस्से में प्लूरल के लिए सिंगुलर हेल्पर यूज किया है जो कि वहां पर गलती है। साथ में वो उसका भाई जो है वो पोर्शन है और इट्स यहां पर लिखा हुआ है, देयर फैमिली होना चाहिए प्लूरल के हिसाब से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 पेंडेमिक हैज वॉरिंगली बिन रेलीगेट। अब रेलीगेट का मतलब होता है पदावनति कर देना, ठीक है, पदावनति यानी पद घटा देना, पदावनति कर देना, या कह सकते हैं फेंक देना, ठीक। इसका रेलीगेट का मतलब यह भी होता है फेंक देना, ठीक है। टू द साइडलाइन इन पंजाब इवन दो द स्टेट फर्टालिटी रेट, इसका मतलब होता है मृत्यु दर, ठीक है। क्या होता है? मृत्यु दर, जो 1000 के आंकड़े पर बताया जाता है उसका रेट निकाल करके। तो सबसे पहले यहां देखिए स्टेट फर्टालिटी रेट, यहां पर स्टेट्स होना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, राज्य की मृत्यु दर जो है। अब यहां पर एक जानकारी फिर से मैं आपके लिए इसमें रख दूं, देखिए कि एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का इस्तेमाल जो होता है वो का, की, के सेंस में करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लिविंग के साथ करते हैं, ध्यान रखना है, और ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं। इस पर विशेष जानकारी जो है वो आपको बेसिक जहां मैंने बताया है वहां पर बताया है, जैसे नेब ऑफ पेन और दूसरा राम्स ब्रदर। इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको ध्यान देना है। इस सवाल में देखिए कि राज्य का कह रहा है, स्टेट फर्टालिटी रेट नहीं, स्टेट्स फर्टालिटी रेट कंटिन्यूज टू बी अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री, और यहां पर इसलिए गड़बड़ी दिख गई आपको, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, आंसर है वो है सी। हम एक एपोस्ट्रोफी एस स्टेट्स के साथ ऐड करेंगे, तब जो है वो उस राज्य के बारे में बताएगा, हो जाएगा द कोविड-19 पेंडेमिक हैज वॉरिंगली बीन रेलीगेटेड टू द साइडलाइन इन पंजाब इवन दो द स्टेट्स फर्टालिटी रेट कंटिन्यूज टू बी अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। और यहां पर जो गड़बड़ी थी वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखा गया था, दैट्स व्हाई इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, देयर मेजर सिविक ओज, ओज का मतलब होता है शोक, ओ का मतलब होता है, ऐसा हटा करके देखेंगे शोक, संताप कह सकते हैं, ठीक। इंक्लूड पुअर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, नो सीवेज कनेक्शन, एराटिक, और एराटिक का मतलब होता है अस्थिर। क्या है, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, एराटिक का मतलब होता है अनियमित, ठीक है, अस्थिर, ठीक। क्या कह रहा है, कनेक्शन, एराटिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट बिटवीन अदर्स। अब यहां पर ये सोचने वाला है बिटवीन, तो यहां पर जो जानकारी है वो आप देख लीजिए कि यहां जो बात की गई है वो बात की गई है बिटवीन की, और इसी के साथ आता है एमंग भी, ठीक। दोनों का जो सेंस होता है, दोनों की जो मीनिंग है, अगर हम मीनिंग कहें तो इसका मतलब होता है के बीच में, ठीक है, दोनों का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का जो प्रयोग होता है वो दो के लिए होता है, और एमंग का जो प्रयोग होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है। तो हमारे सवाल में क्या है, जैसे कह रहा है कि राधा इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोनाली, ठीक है। यहां देखिए बिटवीन जब आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आगे एंड आएगा, क्योंकि हम दो को जोड़ते हैं, ठीक। दूसरा जो है, अगर हम कहें डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमंग बॉयज, तो अब यहां पर जो है ये 2+ हो गया। तो ये ध्यान रखना है। अब इस सवाल में देखिए कि मेरा अदर्स से जो है ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कह रहा है, दैट्स व्हाई यहां पर ये बिटवीन नहीं होगा, यहां होना चाहिए एमंग अदर्स। अब तब जाकर के सही होगा कि देयर मेजर सिविक ओज इंक्लूड
poor drinking water supply, no sewage connection, erratic electricity supply and poor construction of the project among others। बिल्कुल यहां पर between नहीं होना चाहिए, among होना चाहिए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा between और among दोनों का सेंस सेम है, के बीच में, और इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि between का प्रयोग हम दो के बीच के लिए करते हैं और among का प्रयोग जो है दो से ज्यादा के बीच के लिए करते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो सवाल है इसमें क्लियर है, अदर्स जो है वो 2+ है, 2 होता तो बताता राम एंड श्याम, मोहन एंड सुनील, तो जो भी है 2 की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। यहां देख करके लग रहा है कि 2 से ज्यादा है, ठीक, तो यहां पर इसीलिए between का प्रयोग गलत है, among होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए सवाल लंबे होते हैं और थोड़ा सा मैं उसको लेवल कठिन रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा। मुझे अगर आपको टफ बनाना है, हर तरह के सवाल को आपको आपसे बन जाए, उस पर आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत जुटा पाओ, इसलिए आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल कहूंगा कि आप बताइएगा कि क्या सच में आपको एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली, कौन सी नई जानकारी मिली, आप मुझे नीचे लिख करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर छोड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम जो शुरुआती दौर पर भी जो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, उनको भी फायदा हो, और जो एडवांस लेवल के हैं उनको भी। चलिए यहाँ पर जो है इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है अंततः, मतलब फाइनली के सेंस में कह सकते हैं अंततः। थ्रू इट्स कैरेक्टर्स द फिल्म टीज आउट द मेनी नुआंसेस, और नुआंस का मतलब होता है सूक्ष्म अंतर। क्या होता है? सूक्ष्म अंतर। नुआंसेस ऑफ अरेंज्ड मैरिज। द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब समझते हैं विवाद के सेंस में होता है कंट्राडिक्शन, जो किसी मत के अपोजिट में चले जाए, उस पर जो कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाए, उसके लिए कहते हैं बिटवीन द ग्रोइंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहां पर टू जो है, यहां पर टू नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए एंड, ठीक। ग्रोइंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज रखा है, तो यहां पर जो है एक ही चीज के लिए है, सबका एक दूसरे से। अब यहां पर एक जानकारी आपको उलझाएगी क्या, कि देखिए बिटवीन का प्रयोग हुआ है और आगे आप गिनेंगे अगर तो 1, 2 और 3 फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, तो यहां जो आपको फिर दिख रहा है कि मैंने अभी आपको बताया, तो चलिए इसकी जानकारी भी यहां पर हम ऐड किए देते हैं कि बिटवीन का प्रयोग जो है, बिटवीन मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। जब उसमें सब में रेसिप्रोकल रिलेशन हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जैसे कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कहें, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। अब यहां पर देखिए क्या है कि ए का, बी का, सी का, डी का, इसमें क्या है कि रेसिप्रोकल रिलेशन कहने का मतलब है कि ए का डी के साथ कनेक्शन है, ए का सी के साथ कनेक्शन है, ए का बी के साथ कनेक्शन है। अब अगर फिर दूसरी तरफ से ले लें तो आप कह सकते हैं कि बी का सी के साथ कनेक्शन है, बी का डी के साथ कनेक्शन है, ए का बी के। तो इस तरीके से जब सभी रेसिप्रोकल रिलेशन से जुड़े हुए होंगे तो बिटवीन का प्रयोग जो है हम 2 से ज्यादा के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, और वही चीज इस सवाल में यहां पर उपयोग किया गया है कि इवेंचुअली थ्रू इट्स कैरेक्टर्स द फिल्म teases out the many nuances of arranged marriage, nuances of arranged marriage, the contradictions between the growing education, employment, और यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए and financial opportunities for women and the inescapable, और inescapable का मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य, और settle down का मतलब होता है घर बसाने से, ठीक है, घर बसाना, and the inescapable process of settling down into matrimony।
तो सिंपल सी है, यहां बात समझिए क्या है। इवेंचुअली आपको ये कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ कि भाई बिटवीन का प्रयोग नहीं, यहां पर तो एमंग का प्रयोग होना चाहिए। नहीं, बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रोइंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। तो यहां पर इस तरीके से इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि एमंग का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए करते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे रेसिप्रोकल रिलेशन में जुड़े हुए हो तो उस कंडीशन में जो है हम बिटवीन का प्रयोग भी 2 से ज्यादा के लिए कर देते हैं, और वो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी बता दिया। तो यहां पर इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है, इसका जो आंसर है वो सी वाले हिस्से में इस टू को हटा करके मुझे एंड करना है। और वैसे भी आप अगर इसको देखेंगे तो देख करके ही समझ में आता है कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट टू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, ये नहीं होगा। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड इनएस्केपेबल प्रेशर्स ऑफ सेटलिंग डाउन टू मैट्रिमोनी, तब जाकर के सही होगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या कह रहा है देखिए, ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूएन्स फाउंडेशन, यहां तक है लिखा हुआ। अब लिखा हुआ है कि नॉट ओनली इज, अब इज को क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, ग्रेट पावर राइवलरी इज राइजिंग, यहां होना चाहिए इज, लेकिन क्या किया है कि इज को जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से बाहर लिखा है। तो क्या इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होना चाहिए? मुझे जरूर बताइएगा आप लोग ये सब कमेंट करके, ये जानकारी विशेष करके, क्या आपको ऐसा पता था नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बारे में। चलिए यहां पर जब आई है बात तो हम इसकी जानकारी को थोड़ा सा फिर से यहां रखें। क्या है वो जानकारी? है आपकी नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके साथ जो जानकारी है वो क्या है कि दोनों तरफ नॉट ओनली और बट ऑल्सो में दोनों साइड जो है सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है। ठीक है, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब है कि नॉट ओनली के बाद अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉट ओनली के बाद अगर आप वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही स्टडीड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन इंग्लैंड, और तब जाकर के सही होगा। देखिए यहां पर भी इन है, यहां पर भी इन है। अब ये जरूरी नहीं है कि अब दोनों तरफ सेम ही हो, प्रेपोजिशन होना चाहिए। मतलब ये है कि सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद इस्तेमाल होता है। दूसरा कि अगर हम बट ऑल्सो को स्प्लिट कर दें, ठीक है, डिसाइडर कौन होता है? ठीक, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में। अब देखिए आपके मन में ये होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर सर नाउन है और यहां पर भी यहां एडजेक्टिव है और यहां पर नाउन दे दिया, तो सर हम किसको देख के करें? इस एडजेक्टिव को देख करके यहां जो है एडजेक्टिव कर दे, या इस नाउन को देख करके हम इसको नाउन कर दें? तो देखिए बट ऑल्सो इज डिसाइडर, ठीक है, बट ऑल्सो इज डिसाइडर। डिसाइडर कहने का मतलब है कि डिसाइड करने वाला, इसके आधार पर, है ना, वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बट ऑल्सो, है ना। हम डिसाइड कर लेते हैं कि बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन आया है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा। ठीक है, बट ऑल्सो के बाद नाउन आया है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन आएगा, बट ऑल्सो के बाद वर्ब आया है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगा। हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं? बट ऑल्सो के आधार पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर स्प्लिट कर दें, बट लिखें और इसको बट ऑल्सो को अगर हम स्प्लिट कर दें तो डिसाइडर कौन हो जाएगा? ऑल्सो के बाद जो आएगा वो। मतलब है कि अगर हम बट और ऑल्सो, कभी कभी आपको सवाल में ऐसा दिखेगा कि बट और ऑल्सो को डिसाइड मतलब स्प्लिट कर दिया गया, अलग कर दिया गया है, तो वैसे केस में हम बट वाले के बाद, यानी बट के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है उसके आधार पर माने या ऑल्सो के बाद माने,
तो इसमें डिसाइडर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट डिसाइड्स, है ना, ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या करना है। अगर ऑल्सो के बाद वर्ब आया है तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगा। अब एक और चीज है कि वर्ब जो है, अगर हम इस स्ट्रक्चर के बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल रखें तो यहां जो आएगा ना नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन या प्रोनाउन वो जो होगा सिंगुलर या प्लूरल उसके आधार पर वर्ब होगा। अब यहां पर देखिए मैं बहुत सारी जानकारी को इस छोटे से पेज पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा हौच पौच होगा, आप पॉइंट को लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, ये पेयर में आते हैं, ठीक है, मतलब नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपको साथ में दिखेगा। कभी कभी बट ऑल्सो नहीं दिखेगा, उसकी भी परिस्थिति आपको हम बताते हैं। तो यहां पर क्या है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों के बाद सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। अब ये मन में आएगा कि सर किसके आधार पर डिसाइड करेंगे, नॉट ओनली के आधार पर या बट ऑल्सो के आधार पर। तो मैंने पहले कहा कि बट ऑल्सो के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब लगा हुआ है तो नॉट ओनली के बाद भी वही लगेगा, बट ऑल्सो के बाद अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो नॉट ओनली के बाद भी वही लगेगा। फिर उसके बाद परिस्थिति आई कि अगर बट ऑल्सो को स्प्लिट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तब हम किसको मानेंगे, बट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को या ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को, बट के बाद आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच को या ऑल्सो के बाद। तो ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा उसको देखते हुए हम नॉट ओनली के बाद का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद रहा कि इस तरह के सेंटेंस में जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो किस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगेगा, क्या नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर लगेगा या बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर लगेगा। तो जो नियरेस्ट वन यानी कि बट ऑल्सो के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे अगर ऐसे लिखें नॉट ओनली रमेश, नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर, तो ये इसके हिसाब से लगेगा, रमेश के हिसाब से नहीं लगेगा। यहां पर ये जानकारी आपकी कॉमन है, इतना आप सबको पता है पहले से। जिन लोगों को नहीं पता है एक बार फिर से सुन लीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, पेयर में आता है। डिसाइड हम बट ऑल्सो के आधार पर करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। बट और ऑल्सो को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ऑल्सो के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है कि नॉट ओनली के बाद क्या लगाया जाएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में अगर आगे वर्ब यूज करना है तो वो किस नाउन या प्रोनाउन को देखते हुए लगाएंगे, वो लगाएंगे बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन को। अब सवाल में जो बताया गया है वहां पर हम क्या, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। सवाल में जो बताया गया है कि नॉट ओनली, है ना, के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है। क्या लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है और फिर लिखा गया है सब्जेक्ट, यानी नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन प्रयोग किया गया है, जैसा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, आगे जो है बट ऑल्सो लिखा गया है। तो यहां पर जब हम इसको शुरुआत में लिख देते हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो सामान्य तौर पर सेंटेंस के बीच में या अंतिम वाले पोर्शन में लिखा जाता है, लेकिन नॉट ओनली को अगर हम शुरुआत में लिख दें तो एम्फेसिस के लिए हम इन्वर्जन का प्रयोग कर देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में अगर इसको छोड़ भी दिया जाए बट ऑल्सो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब है कि अगर हम ऐसी परिस्थिति में जहां पर कि नॉट ओनली शुरू में लिखे हैं, वैसी परिस्थिति में मुझे हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लिखना होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, मतलब V1, V2 या V5 वाला सेंटेंस है, तो उसके आधार पर हम डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली डू, नॉट ओनली डज, नॉट ओनली डिड ऐसे लिखेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो नॉट ओनली इज, नॉट ओनली विल, नॉट ओनली कैन, इस तरीके से आपको लिखना होगा। एम्फेसिस के लिए नियम है कि नॉट ओनली वाले सेंटेंस में अगर हम एम्फेसिस करना चाहते हैं तो उस जगह पर इन्वर्जन का प्रयोग, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। वैसी परिस्थिति में बट ऑल्सो को छोड़ा जा सकता है, इसकी जरूरत नहीं भी, अगर आप नहीं भी मेंशन करते हैं कोई बात नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रश्न का सेंटेंस नहीं होता है, इससे क्वेश्चन नहीं पता चलता है। नॉट ओनली शुरू में लिखने पर
एम्फेसिस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए सवाल पर लौटेंगे और वही चीज यहां पर किया गया है कि नॉट ओनली, यहां पर सेंटेंस खत्म हो गया। ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन्स फाउंडेशन, not only is great power rivalry rising to Cold War levels, but the world is under enormous forces of change, whether technological or environmental. इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। मैंने पहले ही कहा ना कि क्या करते हैं यहां पर कि अगर हम नॉट ओनली से सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं, एम्फेसिस के लिए इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नई जानकारी होगी सबके लिए। अगर आप में से ये पहले किसी को पता था, झूठ नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ये जानकारी आपके लिए नई थी या नहीं थी। नीचे कमेंट करके बताइएगा जिन जिन के लिए जानकारी नहीं थी, और बिटवीन वाली भी जानकारी जिनके लिए नहीं थी वो भी बताइएगा। और अपना अंक लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि नॉर्मल क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 इसमें क्या स्थिति रहती है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है आपका ई, क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, following Chief Minister Nitish Kumar's directions, the authority has prepared a roster. रोस्टर का मतलब होता है तालिका या कार्यसूची में नाम डालना। रोस्टर ऑफ sick and delayed projects and started a crackdown with. अब यहां पर समझिए कि क्रैक डाउन ऑन someone और समथिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है कार्यवाही करना, ठीक है। क्या होता है? कार्यवाही करना। यहां पर बिल्कुल विद जो है वो गलत है, क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। सीधा सा है कि फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार्स डायरेक्शन, द ऑथोरिटी हैज प्रिपेयर्ड अ रोस्टर ऑफ सिक एंड डिलेड प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्टेड अ क्रैकडाउन ऑन डेवलपर्स हु हैव फेल्ड टू फिनिश देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू प्रॉब्लम्स फॉर थाउजेंड ऑफ होम बायर्स। तो यहां पर सिंपल सा है, प्रेपोजिशन वाला है, ध्यान रखना है। नई जानकारी है। क्रैकडाउन ऑन, इसका मतलब होता है कार्रवाई करना। क्रैकडाउन ऑन समवन, क्रैकडाउन ऑन समथिंग, दोनों इंसान के लिए भी और चीजों के लिए भी। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर हो गया वो किस हिस्से में गड़बड़ी है भाई? क्रैकडाउन ऑन, ये है सी में, और इसीलिए इसका जो जवाब है वो है आपका सी। याद रखेंगे, रोस्टर का मतलब होता है तालिका या तालिका में नाम डालना, और क्रैकडाउन के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। क्रैकडाउन ऑन समवन, क्रैकडाउन ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है कार्यवाही करना। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए, सवाल लंबा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लंबा सवाल हो वो कठिन ही हो। कहता है जस्ट एज ऑर्गेनाइजेशंस विल बी लुकिंग, ये क्या है? कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना, एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट्स एंड फिर यहां पर हो जाएगा विल बी ग्रोइंग रेवेन्यूज बाय इंक्रीजिंग देयर जियोग्राफिक फुटप्रिंट, पद चिन्ह होता है। अब यहां पर दूसरा सेंटेंस है कि जस्ट एज ऑर्गेनाइजेशन विल बी लुकिंग एट मिनिमाइजिंग कॉस्ट, एंड विल बी हटा दिया, एक ही हेल्पर है, एंड ग्रोइंग रेवेन्यूज बाय इंक्रीजिंग देयर जियोग्राफिक फुटप्रिंट एंड एंटरिंग ना, एंड विल बी एंटरिंग, क्या होना चाहिए? एंटरिंग। एंटर्ड यहां पर बिल्कुल गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी, एंड एंटरिंग new market segments, taking advantage of the digital transformation, sweeping the world. Sweep का मतलब होता है साफ करना, झाड़ू लगाने से। Families will need to operate as a business unit to maximize their earning capacity. तो यहां पर सीधा सा है कि मुझे ये दिख रहा है कि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, will be लगा हुआ है, यहां पर भी will be छिपा हुआ है, यहां पर भी will be छिपा हुआ है। एंटर्ड होने का तो सवाल ही नहीं होता है, एंटरिंग होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए अभी जो पीछे मैंने बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां पर फिर से देखिए कि नॉट ओनली के साथ सेंटेंस शुरुआत हुआ है तो इन्वर्जन रखा गया है विल। बिल्कुल मैंने अभी बताया, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, शायद यहां पर यही लिखा हुआ होगा, हाँ इसमें हटा चुका हूं मैं, तो आप इसको देखिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, दोनों सेंटेंस में आएगा, साथ में पेयर में आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, दूसरा पॉइंट। अब ये डिसाइड किसके आधार पर होता है, तो बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद होता है वही नॉट ओनली के बाद भी मौजूद होता है, तो डिसाइडर कौन हो गया, बट ऑल्सो। अब उसके बाद है कि अगर बट और ऑल्सो को अलग अलग कर दिया जाए तब डिसाइड कौन करेगा, बट के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच या ऑल्सो के बाद आने वाला, तो ऑल्सो के बाद आने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसके बाद लगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें आगे मुझे वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो किस नाउन या प्रोनाउन के आधार पर, नॉट ओनली के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के आधार पर या बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर, नहीं, बट ऑल्सो के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर हम वर्ब लगाएंगे। बट ऑल्सो के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, बट ऑल्सो के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर नॉट ओनली को शुरुआत में लिख दें, जनरली ये बीच में या अंत की तरफ लिखा जाता है, नॉट ओनली को शुरू में लिखे तो एम्फेसिस के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप चाहें तो बट या बट ऑल्सो को छोड़ सकते हैं। देखिए कह रहा है कि नॉट ओनली विल दीज मेजर्स स्ट्रेंथन द bonds with Bangladesh with which India shares its longest international border as well as historical bonds। अब यहां पर कॉमा दिया, यहां पर होना चाहिए बट, है ना, यहां ये नहीं दिया है, छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा कि इसको छोड़ सकते हैं। दे विल हेल्प इंडिया कनेक्ट टू इटसेल्फ टू द बेनिफिट स्पेशली ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, नॉट ओनली को शुरू में लिखा गया है इसलिए इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है, वैसी परिस्थिति में हम बट या बट ऑल्सो को छोड़ सकते हैं, इसमें छोड़ दिया गया है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है 3 years ago if state governments had the premonition, मतलब होता है पूर्वाभास या पूर्व सूचना, क्या होता है, पूर्व सूचना, that embracing मतलब होता है इसका शामिल करना, ठीक है, क्या होता है, embrace का मतलब होता है शामिल करना, या होता है आलिंगन, ठीक है, वही होता है मिला लेना खुद में। embracing GST would lead them to a situation wherein they would have to borrow to make good revenue shortfalls they would have opted out of का मतलब होता है पसंद करना, क्या होता है, पसंद करना, ठीक, of one tax regime। कह रहा है 3 years ago if state governments have had the premonition that embracing GST would lead them a situation wherein they would have to borrow to make good revenue shortfalls they would have opted out of one tax regime। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस पास्ट में है और वुड रखा गया है, आगे भी वुड में ही सेंटेंस को रखा गया है। जो वर्ड है यहां पर पहला है प्रीमोनिशन, उसका मतलब पूर्व सूचना, पूर्वाभास, एम्ब्रेस का मतलब शामिल करना, और ऑप्टेड आउट ऑफ, इसका जो पसंद करना है ये है ऑप्ट आउट ऑफ, एक साथ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है पसंद करना, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस लंबा हो, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों का गलत हो गया होगा, लिख करके मुझे बताइएगा किस किस का 8 नंबर और 9 नंबर आपने सही सही मार्क किया है, मतलब नो एरर मार्क किया है। बहुत सारे बच्चे तो ये मान लेते हैं कि भैया एरर बनाने दिया है तो गलतियां ढूंढ के ही रहेंगे, चाहे जैसे हो ए से डी तक, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ई नंबर भी ऑप्शन है,
जो कि नो एरर है, और वो आपको समझना चाहिए। अगर आप सेंटेंस ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं, ठीक ठाक मीनिंग आ रहा है, ग्रामेटिकल नॉर्म में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है, आप हिम्मत कर सकते हैं नो एरर मार्क करने की। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है द करंट अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय या परोपकारी, ठीक है, मानवीय या परोपकारी। कह रहा है द करंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैज एक्सपोज्ड द कंट्रीज हेल्थ सिस्टम एज वेल एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज टू एड्रेस अ चैलेंज ऑफ दिस स्केल। यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है। द सेकेंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस हैज क्रिएटेड कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है, ये जो पूरा वर्ड है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, उसका मतलब होता है बर्बादी। कैटास्ट्रॉफ वेयर इन बोथ लाइफ एज वेल एज, यहीं पर गड़बड़ी है, लाइवलीहुड आर एट स्टेक। चलिए आपको जानकारी दी जाए कि देखिए जब कभी भी हम बोथ का प्रयोग करते हैं तो इसके आगे एंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम इससे दो को जोड़ते हैं और ये दोनों को सेम वैल्यू देता है। सेम वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हम बोथ के साथ लिखें बोथ राम एंड श्याम, तो इसका मतलब है कि भैया जितना वैल्यू राम का है उतना वैल्यू श्याम का है। लेकिन एज वेल एज का क्या है कि एज वेल एज से भी कनेक्ट करते हैं हम दो को, लेकिन इट मेक्स फर्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट। क्या करता है? इट मेक्स फर्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट। ये जो है पहले वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। तो अगर हम यहां पर लिख दें तो ये राम को इंपॉर्टेंट बना देगा, जबकि बोथ ये कहता है कि भाई साहब दोनों सेम वैल्यू का है। तो यह इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम लिखें राम एज वेल एज आई इज प्लेइंग। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एज वेल एज की जगह की वजह से, जगह नहीं की वजह से राम वैल्यूएबल है और इसीलिए हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से इज का प्रयोग किया गया है। ये जानकारी भी मुझे बताइएगा जरूर कि किस किस को पता है कि ऐसा होता है। और बहुत सारे लोगों को दिए लोग हैं सर ने ये कैसे लिख दिया, आई एम प्लेइंग होना चाहिए। भाई साहब ऐसा ही होता है कि एज वेल एज के केस में अगर हम लिखते हैं ना तो पहले वाले के हिसाब से लिखते हैं। अगर लिख दें राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स तो भी लिखेंगे इज, राम के हिसाब से। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होगा। एज वेल एज का प्रयोग बोथ के साथ करना गलत है, क्योंकि बोथ दोनों जोड़ने वाले दोनों को बराबर वैल्यू देता है, लेकिन एज वेल एज पहले वाले को ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। चलिए वापस आते हैं सवाल पर। यहां से ये हट जाएगा और यहां क्या लगेगा? एंड, है ना। बोथ लाइफ एंड लाइवलीहुड्स आर एट स्टेक, तब जाकर के सही हो जाएगा। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है डी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन बहुत कुछ सिखाने वाला रहा होगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी जो शायद आपकी आंखें बड़ी बड़ी करने पर मजबूर कर दिया होगा कि अरे ऐसा भी होता है। और ये लास्ट वाला एज वेल एज राम एज वेल एज आई इज प्लेइंग, ये तो अत्याचार ही कुछ लग रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला लिख करके बताइएगा जरूर कि किन किन पॉइंट्स को आप पहले से जानते थे और कौन कौन सी जानकारी आपके लिए नहीं थी। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन बस एक ही बात कहूंगा, घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। अगले दिन बहुत जल्द वर्ड स्वैप के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।